नमस्कार। विश्व की व्यवस्थाएं कब और किन करवटों के साथ आगे बढ़ती हैं, कुछ हद तक तो इसका अनुमान होता है, लेकिन पूरी तरह से इस पर अनुमान लगाना या निष्कर्ष निकालना मुश्किल होता है। जैसे लंबे शीत युद्ध के बाद ये तो अनुमान लगने लगा था कि सोवियत संघ के नेतृत्व में जो राज्य नियंत्रित अर्थव्यवस्थाएं हैं वो असफल हो रही हैं। मिखाइल गोर्बाचोव के समय में ये प्रूफ हो गया था। तो ये भी संभावना बनी थी कि बर्लिन की दीवार टूट जाएगी, और अगर ऐसा हुआ तो आगे आने वाले समय में यह भी संभावना थी कि सोवियत संघ टूट जाएगा, बिखर जाएगा। और हुआ ऐसा, सोवियत संघ बिखरा। सोवियत संघ के बिखरने के साथ ही अमेरिका एक अनचैलेंज्ड सुपर पावर बना, और वहां से एक मिथक या सच, जो भी आप माने, शुरुआत हुई उसकी। वो था अमेरिकन गोल्डन एज का या पैक्स अमेरिकाना का। इस पैक्स अमेरिकाना में नियम और कायदे तय करने का अधिकार अमेरिका के पास आ गया, और अमेरिका ने पूरी दुनिया के ऊपर अपने द्वारा बनाए गए नियमों को, अपने द्वारा बनाए गए कानूनों को, अपने द्वारा गढ़ी गई परिभाषाओं को, अपने द्वारा निर्मित किए गए मूल्यों को थोपा, और उनसे इस बात का दबाव डाला कि यही उनकी नीति और यही नियति होनी चाहिए। हुआ भी कमोबेश ऐसा। ये मूल्य, ये नीतियां वाशिंगटन कंसेंसस के रूप में रही हों, रिग्नो-थैचरामिक्स के रूप में रही हों, या अन्य रूपों में रही हों, बहुत से लोग इसको जान पाए, नहीं जान पाए, ये बढ़ती चली गई। और अमेरिका एक दशक के अंदर अपने ग्लो को, अपनी चमक को, अपनी आभा को, अपने वैभव को लेकर के शीर्ष पर स्थापित हो गया। लेकिन जिस समय वो शीर्ष पर पहुंचा, उस समय एक घटना हुई, और एक घटना थी 9/11 की, जब वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे एक आतंकवादी हमला हुआ, और इस आतंकवादी हमले ने अमेरिका के अस्तित्व पर, अमेरिका की शक्ति पर, अमेरिका के महाशक्ति होने पर एक बड़ा भारी क्वेश्चन मार्क लगा दिया। अब सवाल ये उठता है कि क्या वास्तव में अमेरिका के लिए ये एक बड़ी चेतावनी थी, यहां से उसके एक पतन का संकेत था, या उसके राइजअप का? देखिए, अगर थोड़ा सा हम लोग विश्व इतिहास पे नज़र डालें तो विश्व इतिहास में आप एक क्रांतियों का जिक्र सुनते होंगे। उसमें फ्रांसीसी क्रांति में, तो जब वहाँ का वास्तिल का किले का पतन हुआ तो ये मान लिया गया था कि ओल्ड रेजिम हैज़ ओवर। पर यहाँ पर अमेरिकन रेजिम अभी ओवर नहीं हुई थी, क्योंकि वास्तिल की तरह वर्ल्ड ट्रेड सेंटर अमेरिका के किसी रेजिम का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन नहीं करता था, बट वो अमेरिका के कैपिटलिस्टिक जो लीडरशिप था उसका तो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन करता था। और शायद यही वजह थी कि जॉर्ज बुश ने एक नारा दिया था, एक घोषणा की थी, नाउ वी हैव रेडी टू क्रूसीफाई। ये सैमुअल हंटिंगटन ने इसको क्लैशेस ऑफ सिविलाइजेशन का नाम दिया था, लेकिन वास्तव में ये पूर्व और पश्चिम की लड़ाई नहीं थी, ये विचारधारा का टकराव था, ये व्यवस्था का टकराव था। और इस व्यवस्था को लीड करने की जिम्मेदारी स्वयं अमेरिका ने आगे बढ़कर के ली थी, और उसने घोषणा की थी वार इंड्यूरिंग फ्रीडम की। यानी जब तक वो अपने द्वारा निर्मित व्यवस्था, अपने द्वारा पोषित व्यवस्था, अपने द्वारा दिए गए मूल्यों का संरक्षण पूरी तरह से नहीं कर लेता है, उसका युद्ध जो है उन शक्तियों के खिलाफ जारी रहेगा, जो शक्तियां उस आधुनिक व्यवस्था के खिलाफ एक प्राच्य व्यवस्था को स्थापित करने के लिए संघर्ष कर रही हैं या इस तरह के हमले कर रही हैं। लेकिन क्या ऐसा हुआ था? क्या अमेरिका ने वास्तव में सही दिशा में जो है ये प्रयास किया था? क्योंकि अगर वो प्रयास सही दिशा में होता तो काबुल के ध्वंस के बाद अगला ध्वंस इस्लामाबाद का होना चाहिए था, क्योंकि इस्लामाबाद जो है वो एपिसेंटर या न्यूक्लियस था दक्षिण एशिया के लिए, दक्षिण पूर्व एशिया में जो
आतंकी शक्तियां, आतंकी संगठन, आतंकी विचारधारा, रेडिकलिज्म की विचारधारा जो पनप रही थी, उसके पोषण करने की, उसको अस्त्र शस्त्र देने की, ये भूमिका जो है वो पाकिस्तान निभा रहा था। लेकिन अमेरिका ने ऐसा नहीं किया। अमेरिका तो वहाँ से निकला और सीधे उसने बगदाद पर हमला कर दिया और वहाँ पर एक नया नारा दिया कि वो डेमोक्रेसी के रेस्टोरेशन के लिए आया है। तो ये तो पूरी तरह से अमेरिका की ज्यादती थी, क्योंकि ये वहाँ पर एक जांच के बाद ये निष्कर्ष दे चुकी थी कि सद्दाम के पास किसी प्रकार के कोई केमिकल वेपन नहीं है। ये अमेरिका की पहली सबसे बड़ी गलती थी, जो स्ट्रेटेजिक गलती कही जा सकती है, भूरणनीतिक गलती कही जा सकती है। उसके बाद आप देखिए दूसरी गलती क्या की, जो लड़ाई उसने अफगानिस्तान में अलकायदा तालिबान के खिलाफ संगठित रूप से शुरू की, उसमें सिपह सालार पाकिस्तान को बना दिया और पाकिस्तान के इसके बदले में मोटी आर्थिक रकम ली, सैन्य सहायता ली और उसका इस्तेमाल उसने क्या किया, उन्हीं समूहों को मजबूत करने में किया। हाँ, उसने इसका जो प्रयोग है वो भारत के खिलाफ भी चुनौतियां खड़े करने में की। हालांकि भारत उसको सक्षम तरीके से निपटा, लेकिन उसने भारत को काफ़ी नुकसान पहुंचा दिया। अब अमेरिका गलतियों को सीख लेता और सुधर जाता तो भी ठीक नहीं सुधरा। परिणाम क्या हुआ, 2008 में पहला बबल फूटा। ये उसी तरह का कुछ बबल था जैसा फर्स्ट वर्ल्ड में जो वर्ल्ड इकोनॉमिक डिप्रेशन आया था। हालांकि ये उतना बड़ा डिप्रेशन नहीं था, लेकिन उसकी श्रृंखला, उसका सीक्वेंस आज तक किसी न किसी रूप में, किसी चेन के रूप में, किसी साइकिल के रूप में पूरी विश्व पे आपको दिखेगा, नजर आएगा अपने परिणामों के साथ। लेकिन अमेरिका उससे भी शायद कुछ नहीं सीखा, क्योंकि अमेरिका जल्दी ही उससे उबर गया था। पर 2016 के बाद वहाँ पर एक नई चीज़ दिखी, और वो चीज़ क्या थी कि जब एक नई रेजिम आई डोनाल्ड ट्रंप के नेतृत्व में, तो उसमें अमेरिका वहाँ से एक विभाजन के ओर गुजरता दिखा। हालांकि अमेरिका ऐसे विभाजनों को इंटरनली उसमें सफ़र करता रहा, उनको दबाता रहा, उनको क्रश करता रहा, और जिसको एक गोल्डन एज नाम दिया जाता, उसमें उसने अपनी एक पीढ़ी को ख़त्म किया। वो पीढ़ी कौन थी? जो मूल अमेरिकन थी। तो ऐसा नहीं कि अमेरिकी समाज बड़ा समरस समाज रहा था, बट ये जो संघर्ष चला, ये संघर्ष अमेरिका के, नए अमेरिका के एक चैलेंज के लिए था, और उसको भी शायद दरकिनार किया गया। उसकी अगली कड़ी अगर आप देखें तो कोविड-19 का मिसमैनेजमेंट सामने आया। दुनिया जब अमेरिका की ओर देख रही थी, तो अमेरिका अपने आंतरिक जो मोर्चे पर विफल होता दिख रहा था, और जैसे जैसे वो विफल होता गया, वैश्विक मंचों पर वो अपनी आभा को खोता चला गया। अंतिम गलती इंटरनली अमेरिका की जो आपको दिखी, वो कैपिटल हिल की घटना के रूप में दिखी, और उसने अमेरिका को ये मैसेज दे दिया कि यू आर नॉट फिट फॉर द लीडरशिप अमंग द वर्ल्ड फॉर द लिबरल डेमोक्रेसी। तो ऐसी स्थिति में अब अमेरिका को ये विचार करना चाहिए था कि उससे गलती ना हो, लेकिन जो बाइडेन के युग में अफगानिस्तान से सेफेस्ट निकलने की एक गलती और हो गई। और ये गलती अगर आप देखें तो ये बहुत बड़ी गलती थी। अमेरिका ने ये शायद सोचा नहीं होगा कि इसके परिणाम इस प्रकार से आएंगे। हालांकि इसकी शुरुआत ट्रंप के समय से हो गई थी, जब कतर में आपने उन तालिबान के सामने सरेंडर किया जिनके खिलाफ अब तक आप युद्ध करते चले आए थे। उनको लेजिटिमाइज कर दिया, उनको एक से पास दे दिया, और यहाँ तक मुहर लगा दी कि आप जिसके लिए लड़ रहे थे, आप अपनी जगह पर सही थे। दूसरी चीज़ आप देखिए कि निकलने की इतनी जल्दी आपने उस न्यूली मिडिल क्लास को, जिसको 20 साल में आपने निर्मित किया, जिसने आपने मूल्यों को संजोया, जिसने आपकी विचारों को संजोया, जिसने आपकी व्यवस्था को संजोया, जिसने आपके साथ खड़े होकर के डेढ़ तोल अदा किया, जिसने अपनी जिंदगियों की परवाह किए बगैर आपके लिए कट्टरपंथ या रेडिकलिज्म से लड़ने का निर्णय लिया। लेकिन आपने क्या किया? आपने क्षण भर में उसको छोड़ दिया और उन खूंखार आतंकियों के हवाले कर दिया, जिनसे वो 20 साल में अपने परिवारों के साथ लड़ रहे थे, मर रहे थे, खप रहे थे। तो एक अविश्वासी अमेरिका के रूप में ये अमेरिका नज़र आ गया। और यही वजह है, शायद यही कारण है कि आप जब 31 तारीख से आगे तिथि को बढ़ाने का आग्रह करने मुल्ला बरादर के पास पहुंच गए, तो वो सीना तान के कह रहा है कि आगे तिथि नहीं बढ़ाई जाएगी, और आप गिड़गिड़ा रहे हैं। ये शायद एक खतरनाक एक आपके रेजीम का
बिंदु है, टर्निंग पॉइंट है, जो आपके पैक्स अमेरिकाना पर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क लगा दे रहा है। अब यही नहीं, आप देखिए चाइना पिछले काफ़ी समय से अफपाक पॉलिसी पर काम कर रहा है, और उस अफपाक पॉलिसी का जो इम्प्लीमेंटेशन का अब राइट टाइम आ गया, क्योंकि चाइना का एक मॉडल है, और वो मॉडल कैसे विकसित किया उसने, या मॉडल को कैसे ऑपरेट कर रहा है, अगर आप गंभीरता से देखें तो अफ्रीकन कंट्रीज़ को ले लीजिए, लैटिन अमेरिकन कंट्रीज़ को ले लीजिए, साउथ एशियन कंट्रीज़ को ले लीजिए, ईस्ट एशियन कंट्रीज़ को ले लीजिए, वो ज़्यादातर उन कंट्रीज़ में, उन समाजों में घुसने की कोशिश करता है, या उसके साथ स्ट्रेटजिक एक रिलेशन बनाता है जो कबीलाई हैं, जो सामंती हैं, जो उसके द्वारा किए जा रहे इनोवेशन और टेक्नोलॉजी से बड़ा अपने आप में एक चमत्कृत कर देने वाले राष्ट्र के तौर पर चाइना को देखते हैं। लेकिन चाइना का उद्देश्य क्या है? उनकी प्राकृतिक संपदा को अपनी राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के साथ कनेक्ट करना, और फिर अपनी राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के लिए उन्हें एक औपनिवेशिक स्रोत के तौर पर प्रयुक्त करना। ये चीन का एक स्ट्रेटजिक गेम प्लान है, और उसमें वो सफल हो रहा है, अब और ज़्यादा सफल होगा। हाँ, चीन को एक गठबंधन रोक सकता था, जो इंडो पैसिफिक में एक 2011 में अमेरिका के द्वारा पहल की गई थी, और जिसके एक बेहतर परिणाम के तौर पर क्वाड उभर के आया था। लेकिन अगर आप क्वाड का गंभीरता से अध्ययन करें तो आपको वो एक सुषुप्त और शिथिल, या कहें कि शिथिल सक्रिय ग्रुप के तौर पर वो दिखेगा, जिसने अभी तक इंडो पैसिफिक में चाइना की एक्टिविटीज़ पर कोई खास नियंत्रण कर पाने में सफलता अर्जित नहीं की है। और उसमें भी गलती किसकी है? अमेरिका की। अमेरिका की सबसे बड़ी गलती है कि वो एक तरफ क्वाड में साइन कर रहा था, और दूसरी तरफ वो चाइना में, बीजिंग में जाकर ट्रंप महोदय जो है वो BRI इनिशिएटिव जॉइंट फंड की जो है वो रचना कर रहे थे, जो उनके बेल्ट एंड रोड प्रोजेक्ट को जो है वो फाइनेंस करेगा। तो ये तो अपने आप में एक बड़ा विरोधाभासी चीज़ है। आप उसका विरोध कर रहे हैं, भारत उसका विरोध कर रहा है, आप उस गुट के साथ एक क्वाड का निर्माण कर रहे हैं इंडो पैसिफिक में चाइना को रोकने के लिए, फिर स्वयं जा कर के हैं वहाँ नतमस्तक हो जाते हैं आप पीपल्स हॉल में। तो ये चरित्र दुनिया ने देखा भी, और इस चरित्र के परिणाम भी आपके सामने आ रहे हैं। हाँ, आपने एक शत्रुघ्न लड़ाई जरूर चीन के साथ शुरू की, और सारी के सारा फोकस जो है वो आपने उस ट्रेड वार पे कर दिया, लेकिन उसका परिणाम क्या हुआ? ट्रेड वार में आप चीन को तो परास्त नहीं कर पाए, लेकिन कोविड काल में चीन क्या किया? आपके द्वारा आच्छादित जो दुनिया थी, उसने स्वयं के द्वारा आच्छादित दुनिया में कन्वर्ट कर दिया। आज उसके गुण गाए जा रहे हैं। उसका ट्रस्ट डेफिसिट होना था, वो तो बढ़ा नहीं, लेकिन उसने जो है विश्वास प्राप्त कर लिया और एक नई दावेदारी पेश कर दी। तो कुल मिलाकर के अगर आप इन सब को देखें तो क्या अब आज हम कह सकते हैं कि क्या अमेरिका की जो आभा थी, जिसे हम पैक्स अमेरिका के तौर पर जो है पेश करते थे, वो ख़त्म हो रही है? और क्या अमेरिका को इस पे पुनर्विचार करने की आवश्यकता है? अगर हम कुछ कंक्लूडिंग पॉइंट के रूप में देखें तो बहुत सारे थिंक टैंक्स या आथर्स की तरफ से कुछ आए हैं कि जैसे पहला ये रहता है कि नियम और कायदे कभी शाश्वत नहीं होते हैं। तो जब शाश्वत नहीं है तो इसका मतलब वो परिवर्तनशील हैं, और जब परिवर्तनशील हैं तो उनका नेतृत्व, उनका निर्माता भी परिवर्तनशील हो सकता है, और ये आप अमेरिका के विषय में भी ले सकते हैं। आप कुछ पॉइंट्स को देखें। पहला पॉइंट, एक इतिहास का जो पूरा कालखंड रहा वो सामंतवाद को विशेषित करने वाला रहा, और इस सामंतवाद को विशेषित करने की पुनरावृत्ति जो बाद के वर्षों में रही आप नहीं दिखेगी, लेकिन हल्के उसमें दिखी, क्योंकि जो अमेरिकन कैपिटलिज्म आया या वेस्टर्न कैपिटलिज्म आया उसमें रॉबर बैरन्स का उदय हुआ, और ये रॉबर बैरन्स जो थे वो सामंतों से कहीं अधिक क्रूर थे। इनके द्वारा बनाई गई व्यवस्था ऊपरी तौर पर तो डेमोक्रेसी को और उदारवाद को जो है वो प्रोटेक्ट करती थी, या यूं कहिए उसका प्रचार करती थी, लेकिन ये उसका प्रचारवादी पक्ष था, ये वास्तविक पक्ष नहीं था। इनका नेचर वैसा ही था जो प्राचीन इतिहास के सामंतों का था। तीसरी एक और बात आई कि 19वीं सदी में जिस प्रकार से ब्रिटेन जो है वो सुनहरे युग की छाया, यानी शैडो ऑफ गोल्डन एज,
से गुजर रहा था। 21वीं सदी में अमेरिका भी गुजरा और क्रिस्टिया फ्लैंड के अगर ल्यूटोक्रेट्स को आप पढ़ें, जिन्होंने बताया कि उनका द्वितीय जो सुनहरा युग का जो सेकंड फेज था वो 2008 में बीत गया। हालांकि वो तीसरे युग की परिकल्पना भी करती थी, लेकिन इस युग में अब मुझे लगता है अमेरिका का प्रवेश कर पाना थोड़ा सा मुश्किल है। तो क्या हम ये मान लें कि जिस गोल्डन एज में, जिस पैक्स अमेरिकाना ने 1989 में बर्लिन दीवार के ध्वंस का इतिहास लिखा और इस ध्वंस ने उस आधी शताब्दी में निर्मित हुई एक विभाजक रेखा को, दो इतिहासों को समाप्त कर दिया, यह 1991 में जिसने 75 वर्षों की मजबूत राज्य नियंत्रित अर्थव्यवस्था के प्रतीकों को ढहाकर एक नए इतिहास की रचना की और एक पुराने इतिहास का अंत कर दिया, जिसने नियम और कायदे तय करने की जिम्मेदारी अमेरिका को दे दी, जिसने मिल्टन फ्रीडमैन की नीतियों और रिग्नो थैचरामिस के सिद्धांत के तहत रॉबर्ट बैरेंस को पूरी दुनिया का व्यापारी कम पुलिसमैन बना दिया, क्या वो व्यवस्था अब विदाई की ओर है? और अगर ये विदाई की ओर है तो नए रॉबर्ट बैरेंस का नेतृत्व कौन करेगा? चाइना या कोई और, या भारत के नेतृत्व में संयुक्त रूप से कुछ उदारवादी शक्तियां आएंगी, वो एक प्रोग्रेसिव वर्ल्ड के निर्माण में योगदान देंगी। आज बस इतना ही। नमस्कार।